प्रकाश ने अपने क्षेत्रीय एफएमसीजी ब्रांड को 22 वर्षों की मेहनत, रिश्तों और जमीन से जुड़ी बिक्री रणनीति के दम पर खड़ा किया था। इंदौर की एक छोटी क्रशिंग यूनिट से शुरू हुआ एक कुकिंग ऑयल एसकेयू आज मसालों, आटे और पैकेज स्नैक्स तक पहुंच चुका था। देखने में कहानी सफल थी, लेकिन भीतर कहीं प्रॉफिट इंजन धीमा पड़ रहा था। आइए इस केस स्टडी को समझते हैं। बड़ी सेल्स, छोटा प्रॉफिट, सुना है ना ये फ्रेज? हम सब ने ऐसी कंपनीज देखी हैं जो बाहर से तो बहुत बड़ी लगती हैं, पर उनके अकाउंट्स चेक करो तो असलियत कुछ और ही होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही रियल लाइफ सिचुएशन को बिल्कुल बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। ये कहानी है प्रकाश की। प्रकाश एक बहुत बड़े वेल नोन रीजनल एफएमसीजी ब्रांड के मालिक हैं। अगर आप उनका एम्पायर बाहर से देखते तो लगता कि वाह क्या मैसिव सक्सेस है, लेकिन उस चमकते हुए पर्दे के पीछे एक हिडन फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। उनका मुनाफा लगातार गायब हो रहा था और इस साइलेंट क्राइसिस को ना सिर्फ पहचाना बल्कि ठीक किया दीपक गार्ग ने, जो एक रेनाउंड इंटरनेशनल बिजनेस कोच और कंसल्टेंट हैं। कोच दीपक गार्ग ने किस तरह प्रकाश को इस मार्जिन के चक्रव्यूह से बाहर निकाला और उनके बिजनेस को सच में प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बनाया, चलिए इस केस स्टडी में गहराई से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल पर गौर करते हैं। सोचिए जरा, क्या मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन सच में बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी होती है? हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर कोई ब्रांड हर एक किराना स्टोर, हर सुपरमार्केट के शेल्फ पर चमक रहा है तो इसका मतलब है कि वो कंपनी तो डेफिनेटली नोट छाप रही होगी। एक आम मिसकंसेप्शन बन चुका है कि हर दुकान में प्रोडक्ट का होना ही फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या प्रेजेंस का मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होता है? प्रकाश के इस केस में इस सवाल का जवाब काफी चौंकाने वाला था और सच कहूं तो किसी आई ओपनर से कम नहीं था। प्रकाश की जर्नी देखिए, वाकई में बहुत इंप्रेसिव रही है। 22 साल की मेहनत और 12 स्टेट्स का फैलाव। उन्होंने इंदौर में एक छोटे से कुकिंग ऑयल क्रशिंग यूनिट से अपनी शुरुआत की थी और देखते ही देखते उन्होंने एक मैसिव एफएमसीजी प्रेजेंस खड़ी कर दी। स्पाइसेस, फ्लावर्स और अब एक बिल्कुल नया पैकेज स्नैक लाइन। उनका वो फेमस रेड एंड येलो ब्रांड आइडेंटिटी मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर दूसरे शेल्फ पर दिखता था। उन्होंने मॉडर्न ट्रेड को इफेक्टिवली क्रैक कर लिया था, एक सॉलिड नेशनल सेल्स टीम बना ली थी और ये सब उन्होंने मजबूत ट्रेड रिलेशनशिप्स के दम पर किया था, ना कि सिर्फ एक्सपेंसिव टीवी एड्स पर पैसे बहाकर। ऑन पेपर ये एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लग रही थी। और इस मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैप की वजह से प्रकाश के अंदर एक बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस या शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। वो बड़े गर्व से अक्सर ये क्लेम करते थे, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन पता है, मुझे ट्रेड मार्जिन्स पता है, मुझे पता है क्या चीज़ बिकती है और क्या रुकी रहती है। वो खुद को डिस्ट्रीब्यूशन का एब्सोल्यूट शेयर मानते थे। उन्हें लगता था कि हर स्टेट में उनके ब्रांड के जो रेड और येलो डॉट्स मैप पर फैल रहे हैं, बस वही बिजनेस की असली सच्चाई है। लेकिन एक लीडर जब अपनी ही सक्सेस में इतना डूब जाता है तो उसको ब्लाइंड स्पॉट्स दिखना बंद हो जाते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बिजनेस में एक अंदरूनी बीमारी लग चुकी है, जिसे सिर्फ दीपक गर्ग जैसा एक एक्सपर्ट डायग्नोस्टिशियन ही पकड़ सकता था। जब कोच दीपक गार्ग ने आकर पीएनएल स्टेटमेंट टेबल पर रखा तो सच्चाई उस डिस्ट्रीब्यूशन मैप से बिल्कुल अलग निकली। डेटा की रियलिटी फ्रैंकली काफी हार्श थी। यहां ध्यान दीजिए, सिर्फ 4 साल के छोटे से टाइम स्पैन में प्रकाश के ब्रांड का ग्रॉस मार्जिन 21% से गिरकर सीधा 14.2% पर आ गया था। ये एफएमसीजी इंडस्ट्री में एक मैसिव ड्रॉप है। और इसका कारण क्या था? नए डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैलेंजर्स और नेशनल ब्रांड्स के खिलाफ शेल्फ स्पेस बचाने की आपाधापी। इस रेस में बने रहने के लिए ट्रेड प्रमोशंस और स्कीम्स लगातार बढ़ाए जा रहे थे। रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी की बलि चढ़ाई जा रही थी और उनका कोर मुनाफा लगातार सिकुड़ता जा रहा था। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ मार्जिन ड्रॉप पे खत्म नहीं होती। एक और बहुत सिवियर प्रॉब्लम सामने आई जब दीपक गार्ग ने डेटा को डीप डाइव किया। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। ब्रांड की टोटल सेकेंडरी सेल्स का 61% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 डिस्ट्रीब्यूटर्स से आ रहा था। बाकी सारा नेटवर्क मिलकर सिर्फ 39% ला रहा था। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इनमें से 4 बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर्मल ट्रेड मार्जिन स्ट्रक्चर के बाहर भी अलग से क्वाइटली स्कीम पेमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। एक तरह से वो पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से स्क्वीज कर रहे थे। ब्रांड चुपचाप अपना मार्जिन ब्लीड कर रहा था और किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इस सिचुएशन को और बेहतर समझने के लिए विधुर नीति की एक खूबसूरत और डीप सीख को याद करते हैं, फॉरसाइट ओवर फेवरेटिज्म।
विधुर नीति हमें सिखाती है कि एक लीडर को फेवरेटिज्म यानी पक्षपात से ज्यादा फॉरसाइट यानी दूरदृष्टि पर फोकस करना चाहिए। प्रकाश दरअसल अपने इन टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनके रिलेशनशिप्स के साथ बहुत इमोशनल तरीके से जुड़ चुके थे। उन्हें अपने डिस्ट्रीब्यूशन मैप के फैलते हुए डॉट्स से लगाव हो गया था। लेकिन एक बिजनेस लीडर की प्राइमरी ड्यूटी अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना होती है, ना कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को मार्जिन स्क्वीज करने की खुली छूट देना। इमोशन और कोल्ड हार्ड डेटा के बीच का ये बैलेंस मेंटेन करना ही एक सस्टेनेबल बिजनेस की पहचान है। इस पॉइंट पर कोच दीपक गर्ग ने प्रकाश को एक बेहतरीन और सिंपल कंपैरिजन से समझाया। उन्होंने कार इंजन का एग्जाम्पल दिया। एक तरफ है प्राइमरी सेल्स, यानी जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को माल बिल करते हैं। ये बिल्कुल एक इंजन के इग्निशन की तरह है। ये बहुत शोर करता है, आवाज करता है, लगता है कि गाड़ी चल पड़ी, पर इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी सच में रोड पर दौड़ रही है। और दूसरी तरफ है सेकेंडरी और टर्शरी सेल्स, जहां एक्चुअल कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद रहा है। ये बिजनेस का असली रिदम और ट्रैक्शन है। अगर दुकानदार को आगे माल बेचने में मुश्किल हो रही है तो प्राइमरी सेल्स का वो शोर किसी काम का नहीं। डिसोनेंस सेल्स, यानी जहां प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स का सुरताल मैच नहीं कर रहा हो, वो किसी भी एफएमसीजी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग या ऑडिटोरी वार्निंग होती है। तो इस डिसोनेंस सेल्स का प्रकाश का आमतौर पर सोल्यूशन क्या होता था? जब भी उन्हें लगता कि प्राइमरी सेल्स कम हो रही है, वो मार्केट में तुरंत एक नई स्कीम पुश कर देते या डिस्ट्रीब्यूटर्स के क्रेडिट टर्म्स बढ़ा देते। ये बिल्कुल एक ओवर द काउंटर पेन किलर लेने जैसा था। दर्द तो कुछ देर के लिए दब जाता था, पर बीमारी वहीं की वहीं रहती थी। कबीरदास जी का ये टाइमलेस दोहा इस सिचुएशन पर बिल्कुल फिट बैठता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। एक माली चाहे 100 घड़े पानी एक दिन में डाल दे, फल तो मौसम आने पर ही निकलेगा। उसी तरह क्रेडिट एक्सटेंशंस और सडन स्कीम्स जैसे पेन किलर्स का इस्तेमाल करके किसी सॉफ्ट क्वार्टर को आर्टिफिशियली फोर्स करना एक्चुअली ब्रांड की लॉन्ग टर्म हेल्थ और प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब आते हैं एक और चौंकाने वाले रेवलेशन पर। प्रकाश के नए स्नैक लाइन की रियलिटी को समझते हैं, जो पिछले 18 महीनों से मार्केट में चल रहा था। प्रोडक्ट की वेलोसिटी अच्छी थी, मार्केट में तेजी से उठ रहा था, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच था: जीरो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। इस टेक्निकल टर्म का आसान शब्दों में मतलब क्या है? दरअसल स्नैक लाइन की प्राइसिंग ऐसी सेट की गई थी जो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट यानी कच्चा माल और पैकेजिंग का खर्चा ही निकाल रही थी। फैक्ट्री चलाने के जो फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं, जैसे बिजली का भारी बिल, फैक्ट्री का किराया, परमानेंट स्टाफ की सैलरी, उनका एक सिंगल रुपया भी उस नए स्नैक लाइन से वसूल नहीं हो रहा था। एक तरह से ये नया प्रोडक्ट फैक्ट्री में बिल्कुल रेंट फ्री रह रहा था। प्रकाश बिना किसी सॉलिड प्रॉफिट आर्किटेक्चर के सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे थे, और इसकी भारी कीमत उनका कोर मार्जिन चुका रहा था। देखिए, भगवद गीता की टीचिंग्स मॉडर्न एफएमसीजी स्ट्रैटेजी में कितनी ब्यूटीफुली अप्लाई होती हैं। फोकस ऑन द कर्मा, नॉट जस्ट द फला। यहां फला यानी रिजल्ट का मतलब है वॉल्यूम, जिसकी तरफ प्रकाश और उनकी पूरी कंपनी का सारा ध्यान फोकस्ड था। सबको बस मैसिव वॉल्यूम चाहिए था। लेकिन कर्मा यहां पर है मार्जिन आर्किटेक्चर, यानी वो बुनियादी डेली प्रोसेस जो एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट करता है। अगर बिना सही मार्जिन आर्किटेक्चर के सिर्फ वॉल्यूम और सेल्स के पीछे भागा जाए, तो वो बिल्कुल एक ऐसी नाव में बैठकर समुद्र पार करने जैसा है जिसमें एक बड़ा सा छेद हो। आप चाहे कितनी भी तेजी से चप्पू चला लें, कितनी भी मेहनत कर लें, एक ना एक दिन लॉसेस का पानी उस नाव को डुबो ही देगा। तो इस छेद वाली नाव को ठीक करने का इलाज क्या था? दीपक गर्ग ने एक कोर स्ट्रक्चरल क्योर इंट्रोड्यूस किया: मार्जिन आर्किटेक्चर को पूरी तरह से रीबिल्ड करना। मार्जिन आर्किटेक्चर का सिंपल लेकिन पावरफुल मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी को अपने पूरे बिजनेस पोर्टफोलियो में एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से मैप करना। इसका मतलब यह है कि हर एक SKU यानी हर एक सिंगल प्रोडक्ट, हर साइज वेरिएंट के हिसाब से और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के हिसाब से मुनाफा बारीकी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने भी हमें सिखाया है कि खर्च करने से पहले आमदनी और खर्च के तरीकों का बार बार आकलन करना जरूरी है। सही आर्किटेक्चर ये तय करता है कि कहाँ एक ब्रांड अपने प्राइस पॉइंट को फर्मली होल्ड कर सकता है और कहाँ वो अननेसेसरीली मार्केट स्कीम्स में अपना मूल्यवान मुनाफा लुटा रहा है। जब तक हर आइटम का अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट P&L पर शीशे की तरह क्लियर नहीं होगा, बिजनेस हमेशा एक अनसीन रिस्क में रहेगा। सालों तक प्रकाश एक्चुअली क्या कर रहे थे? वो लगातार छोटी छोटी मार्जिन एडजस्टमेंट्स करते रहते थे। यहां थोड़ा क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया, वहां डिस्ट्रीब्यूटर को खुश करने के लिए एक नई छोटी सी स्कीम निकाल दी। पर वो मशहूर कहावत है ना, 100 सुनार की 1 लोहार की। ये बिल्कुल वही एग्जैक्ट सिचुएशन थी। अब वक्त आ गया था कि इन छोटी छोटी रिएक्टिव एडजस्टमेंट्स या सुनार की इन हल्की और इनइफेक्टिव चोटों को बंद किया जाए।
कोच दीपक गार्ग का मानना था कि अब लोहार की एक डिसाइसिव स्ट्रक्चरल चोट मारनी पड़ेगी। एक ऐसा बड़ा और ठोस कदम उठाना पड़ेगा जो बिजनेस के फंडामेंटल फाउंडेशन को अंदर से हिला के ठीक कर दे। और वो लोहार की चोट आखिर थी क्या? बिजनेस को सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कोच दीपक ने 3 ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स इंप्लीमेंट किए। स्टेप 1, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी डेटा को स्ट्रिक्टली यूज करके पहचानना कि एक्चुअली कौन से एसकेयूज कंपनी के लिए सच्चा पैसा बना रहे हैं और कौन से सिर्फ मार्केट में शोर कर रहे हैं बिना 1 रुपया प्रॉफिट दिए। स्टेप 2, फर्म फाउंडेशन, एक ऐसी सॉलिड और लॉजिकल प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाना जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस और कंपटीशन के प्रेशर में आसानी से टूट ना जाए। और स्टेप 3, इंटेग्रिटी इन स्कीम्स, उन टेम्परेरी बैंडेड जैसे पेन किलर्स से हमेशा के लिए बाहर निकलकर एक ऐसे स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ मॉडल की तरफ आगे बढ़ना जहां हर स्कीम का लॉजिक बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल हो। ये सारी बातें सुनने, डेटा की असली गहराई को समझने और कोच दीपक गर्ग की इन एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज के बाद प्रकाश को फाइनली अपनी रियलिटी पूरी तरह क्लियर हो गई। अपने कैबिन में बनाए उस रेड और येलो ब्रांड लोगों को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन तो मैप पर बन चुका है, फिजिकल प्रेजेंस आ चुकी है, पर अब वक्त है फॉर्मुलेशन और मार्जिन स्ट्रक्चर को पत्थर जैसा स्ट्रॉन्ग करने का। हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। यह प्रकाश के लिए सच में एक नई और बेहतर शुरुआत थी। उनका ब्रांड जो पहले सिर्फ मैप के रेड और येलो डॉट्स पर प्राउडली विजिबल था, अब ऑफिशियली ट्रांजिशन कर रहा था एक सॉलिडली प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनने की तरफ। मार्जिन लीकेज को वक्त रहते फिक्स करने की असली वैल्यू अब उन्हें समझ आ चुकी थी। और इस केस स्टडी के बिल्कुल अंत में हम सभी के ध्यान के लिए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। जरा इस पर ठहर कर सोचिए, क्या बिजनेस विड्थ में तो ग्रो कर रहा है पर डेप्थ में श्रिंक हो रहा है? क्या हम सिर्फ नई दुकानों, नए शहरों और नए स्टेट्स में फैलाव करते जा रहे हैं, लेकिन हर यूनिट, हर प्रोडक्ट से आने वाला एक्चुअल मुनाफा लगातार कम होता जा रहा है? ये एक ऐसी सीरियस और जरूरी वार्निंग है जो हर बिजनेस ओनर, हर प्रोफेशनल को अपने P&L स्टेटमेंट्स और ग्रोथ स्ट्रैटेजीज को दोबारा चेक करने पर मजबूर कर देगी। हमेशा याद रखिए, बिजनेस में सिर्फ हर जगह दिखना काफी नहीं होता। हर जगह कमाना और मेंटली पीस के साथ प्रॉफिटेबल रहना सबसे बड़ा गोल है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस डीप डाइव में शामिल होने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है कोच दीपक गर्ग और प्रकाश की इस रियल वर्ल्ड कहानी से आपको अपना बिजनेस देखने का एक नया और ज्यादा प्रॉफिटेबल पर्सपेक्टिव जरूर मिला होगा। दोस्तों, प्रकाश की तरह अंधाधुंध तरीके से व्यवसाय बढ़ाने में समय बर्बाद न करें। धनदीक्षा में हम सिर्फ सलाह नहीं देते, बल्कि उसे अमल में लाने में विश्वास रखते हैं। हमारा वादा स्पष्ट है, अगर हम आपके व्यवसाय का मूल्यांकन बढ़ाने में असमर्थ रहे तो हम कोई शुल्क नहीं लेंगे। हम अपने परिणामों पर 100% मनी बैक गारंटी देते हैं। संकोच न करें, आज ही हमसे संपर्क करें।